चलिए आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल का लिटरल मीनिंग तो जो है मिसाइल होता है, लेकिन ये आप किसी मिसाइल टेक्नोलॉजी रॉकेट टेक्नोलॉजी को नहीं पढ़ने जा रहे हैं। एक ऐसा मोशन जो सोली अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी होगा और इन जनरल 2 डायमेंशनल होगा, वो प्रोजेक्टाइल मोशन कहलाएगा। ठीक है, अब प्रोजेक्टाइल मोशन जैसे क्या हो गया, एग्जाम्पल के लिए एक बो से चलाया गया एरो, एक गन से चलाई गई बुलेट, एक कैनन से फायर किया गया शेल, एक बैट से एक बॉल को हिट किया और वो बॉल जो है एयर में मूव करती है, उसका मोशन। फुटबॉल को पर्सन ने हिट किया और वो एयर में मूव करती है तो उसका एयर में मोशन। ये सब कॉमन एग्जाम्पल है हमारे पास प्रोजेक्टाइल मोशन के। प्रोजेक्टाइल मोशन को हम 3 क्लासेस में डिवाइड करके, 3 पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ेंगे। एक होगा ओब्लिक प्रोजेक्टाइल, एक हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल और एक प्रोजेक्टाइल ऑन एन इंक्लाइन। 3 पार्ट में पढ़ाई करेंगे। सबसे पहले जो है अब हम पढ़ेंगे ओब्लिक प्रोजेक्टाइल। प्रोजेक्टाइल मोशन में हमें जिन बातों का ध्यान रखना है, मेजर बातों का, जो एजम्पशंस हमारे रहेंगे मेजर, उनको समझ लें। पहला एजम्पशन हमारा ये रहेगा कि एयर के कोई इफेक्ट्स हम कंसिडर नहीं कर रहे, एयर के इफेक्ट्स नहीं है। एयर के ना तो कोई विंड है ना एयर की कोई रेजिस्टेंस है, ऐसा कोई इफेक्ट हमें कंसिडर नहीं करना। दूसरी चीज ये है कि जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो कांस्टेंट है, यानी कि हम जिन ऑब्जेक्ट्स को ले रहे हैं दे विल बी कंसिडर्ड वेरी क्लोज टू द सरफेस ऑफ द अर्थ थ्रू आउट देयर पाथ। जिस पाथ में वो मूव करेंगे उस पाथ के किसी भी पॉइंट पे हम ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स मार्क करेंगे तो वो फोर्स सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटी की फोर्स होगी, यानी कि एक्सेलरेशन सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटी का एक्सेलरेशन होगा, ना उसका मैग्नीट्यूड चेंज होगा ना उसकी डायरेक्शन चेंज होगी, कांस्टेंट। अर्थ के रोटेशन का किसी तरह का कोई इफेक्ट हमें कंसिडर नहीं करना है। तो ये हमारे मेजर एजम्पशंस हैं जिन्हें हम लेके चलेंगे। नेक्स्ट थिंग हमें एक ध्यान रखना है कि अगर हमारे पास मोशन के पैरामीटर्स को हम 2 म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शंस में असाइन लिखते हैं, जैसे x और y में, ठीक है, तो x में जो पैरामीटर्स होंगे, पैरामीटर से मतलब क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गई, वेलोसिटी हो गई, एक्सेलरेशन हो गई। x की डिस्प्लेसमेंट, y, x की वेलोसिटी, x में एक्सेलरेशन, इनका कोई इफेक्ट y में नहीं होगा। और इसी तरह y के जो पैरामीटर्स होंगे उनका किसी तरह का कोई इफेक्ट x में नहीं होगा। हाँ, एक ही ऑब्जेक्ट है, ओरिजिन पे था, किसी टाइम पे वो P पॉइंट पे पहुंच गया जहां कोऑर्डिनेट्स x, y हो गए, तो 0 से x कोऑर्डिनेट में चेंज हुआ, 0 से x हो गया, कितने टाइम में, t टाइम में। और y में कितना चेंज हो गया, 0 से y का चेंज हो गया, वो भी कितने टाइम में, t टाइम में। टाइम ही कॉमन रहेगा, बाकी सारी चीजें इंडिपेंडेंट रहेंगी x और y की, ठीक है ना। हमारा बेसिस ऑफ वर्किंग क्या रहेगा, शुरू में जो हम बेसिक वर्किंग करेंगे, जब तक हम फॉर्मूले नहीं डिराइव कर लेते हैं, ऑब्टेन नहीं कर लेते हैं डिजायर्ड रिजल्ट, तब तक हम अपने मोशन को 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। और ये 2 पार्ट्स होंगे म्यूचुअली परपेंडिकुलर, एक हॉरिजॉन्टल होगा, एक वर्टिकल होगा। हॉरिजॉन्टल को सिर्फ हॉरिजॉन्टल वाले चीजों से डील करेंगे, वर्टिकल वाले को सिर्फ वर्टिकल। दोनों में जो कॉमन पैरामीटर होगा वो टाइम होगा, ठीक है। अब हम इसकी मैथमेटिकल वर्किंग पे आते हैं प्रोजेक्टाइल के मोशन के। तो सबसे पहले डेफिनेशन समझ लें प्रोजेक्टाइल मोशन की क्या है। इट इज अ 2 डायमेंशनल मोशन, ठीक है ना। 11th के सिलेबस के अकॉर्डिंगली ओनली द फोर्स एक्टिंग ऑन अ प्रोजेक्टाइल इज फोर्स ऑफ ग्रेविटी, यानी कि सोलली जो मोशन ग्रेविटेशनल फोर्स के इफेक्ट में होगा, कांस्टेंट ग्रेविटेशनल फोर्स के इफेक्ट में होगा, उसे हम अभी प्रोजेक्टाइल मोशन कंसिडर कर रहे हैं। एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन को इंडिकेट करने के लिए ड्रॉ की गई है, दिस इज हॉरिजॉन्टल, एंड वाई एक्सिस वर्टिकल हो गया हमारे पास।
और वो पॉइंट हो गया जहाँ से प्रोजेक्टाइल मोशन स्टार्ट करेगा, मूव करना शुरू करेगा। जैसे मान लो यहाँ पे एक फुटबॉल रखी है और बैट्समैन फुटबॉलर ने उसको किक कर दिया। जैसे इस पॉइंट पे किक किया तो फुटबॉल इस तरह के किसी पाथ में मूव करती है। ये पाथ मान लो फुटबॉल ने फॉलो किया। ऐसे किसी पाथ में ये चली गई फुटबॉल, ठीक है। यहाँ पे ग्राउंड पे टकराएगी। हमारी वर्किंग जो है ग्राउंड पे जस्ट टकराने के पहले तक होगी। हम जो वर्किंग करेंगे दैट विल बी टिल जस्ट बिफोर इट स्ट्राइक्स द ग्राउंड। आप देख लो जिस लेवल से, जिस हॉरिजॉन्टल लेवल से चली है ये चीज प्रोजेक्टाइल, उसी हॉरिजॉन्टल लेवल पे आ गई है, ठीक है। ग्राउंड से चली थी से ग्राउंड पे ही वापस आ गई है। इसके बाद क्या हुआ, टकराने के बाद अभी हम उसमें इंटरेस्टेड नहीं है। हमारा मोशन सिर्फ यहां से लेकर के यहां तक का है, वो भी इसके टकराने से पहले तक का। अब मान लो जो मोशन हुआ उसमें इनिशियल वेलोसिटी के लिए हमने मार्क किया, तो कहा यहां पे टेंजेंट ड्रॉ कर दी, कहा ये इनिशियल वेलोसिटी है यू। हॉरिजॉन्टल के साथ मान लो थीटा एंगल पे है, ठीक है। किसी समय पे ये ऑब्जेक्ट प्रोजेक्टाइल पी पॉइंट पे पहुंच जाता है, जहां पे इसके कोऑर्डिनेट्स एक्स एंड वाई हो जाते हैं। ओरिजिन से चला था एक्स और वाई हो गया। हम अपने लिए दो अलग अलग पार्ट्स में सब कुछ नोट करेंगे, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल एक्स वाला है, फॉर एक्स डायरेक्शन या फॉर हॉरिजॉन्टल लिख लेता हूं मैं उसे। फॉर हॉरिजॉन्टल डेटा रिकॉर्ड करने की बात है अभी से। और इसी तरह से हम वर्टिकल के लिए भी डेटा रिकॉर्ड करेंगे फॉर वर्टिकल। इस वेलोसिटी को हम रिजॉल्व कर सकते हैं दो कंपोनेंट्स में। एक कंपोनेंट एक्स के अलोंग आएगा, एक वाई के अलोंग आएगा। ये हॉरिजॉन्टल वाली वेलोसिटी एक्स के अलोंग है, यू एक्स कह लिया इसका मैग्नीट्यूड। और ऐसे ही ये वर्टिकल वाला कंपोनेंट जो है यू वाई। ये कोई भी जनरल पॉइंट एक्स एंड वाई, एक्स की अलग अलग वैल्यू के लिए एक्स 0 0 कर दोगे तो यही पॉइंट हो जाएगा, यहां पे ले आओगे तो इसकी वैल्यू कुछ और हो जाएगी। तो मतलब दिस इज अ जनरल पॉइंट, इट कैन बी एनी पॉइंट। इनिशियल वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितनी है, तो अब देख लो ये कंपोनेंट ये एंगल थीटा है, तो ये चीज हो जाएगी u cos थीटा। दिस इज u cos थीटा। इस डायरेक्शन को पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x मान रहे हैं, जो चीज इसमें आएगी उसको प्लस में लिख रहे हैं। ऐसे ही इस y की डायरेक्शन को पॉजिटिव मानेंगे, इसमें जो भी y की चीजें लिखेंगे वर्टिकल वाली वो पॉजिटिव, और नीचे की तरफ जो डायरेक्टेड होंगी उनको नेगेटिव कर देंगे। एक्सेलरेशन इन x 0, क्योंकि पार्टिकल के पास एक ही एक्सेलरेशन है थ्रू आउट इट्स मोशन, कहीं भी हो जी, और वो वर्टिकली डाउनवर्ड है, नेगेटिव वाई में ही डायरेक्टेड है। इसका कोई भी कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल नहीं निकलेगा, क्योंकि आप हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकालना शुरू करोगे तो इसके और हॉरिजॉन्टल के बीच में 90 या cos 90 आएगा, 0 दे देगा आपको। डिस्प्लेसमेंट, जनरल डिस्प्लेसमेंट ले लेते हैं, यहां से यहां तक आया तो s में डिस्प्लेसमेंट ये वाली लेंथ यानी कि इसका x कोऑर्डिनेट होगा। u y, ये वाला कंपोनेंट u sin थीटा हो गया हमारे पास, u sin थीटा। एक्सेलरेशन इन y
माइनस जी हो गया। डिस्प्लेसमेंट इन वाई, यहां तक आए हैं, पी तक के लिए कंसिडर कर रहे हैं, पी कोई भी पॉइंट हो सकता है, ये ए वाला पॉइंट भी हो सकता है, ओ भी हो सकता है, वो तो एक्स वेरिएबल है, वाई वेरिएबल है, कोई भी वैल्यू उसकी हो सकती है इस बात को सेटिस्फाई करते हुए। तो ये वाई हो गया हमारे पास। अब टाइम तो दोनों के लिए सेम ही होता है, तो उसको हम टी मान लेते हैं। सपोज हमने मान लिया कि ओ से पी तक आने का टाइम जो है वो टी है। अब जो पैरामीटर्स हमारे पास है, एक इनिशियल वेलोसिटी, एक डिस्प्लेसमेंट, एक टाइम, एक एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन जीरो है तो वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई। ऑफ कोर्स हॉरिजॉन्टल में अगर कोई फोर्स नहीं है तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी। तो ये हमारे को मालूम चल गया कि जब हम प्रोजेक्टाइल मूव करेगा हमारा तो उसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी। जितनी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ओ पे होगी उतनी ही हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी पी पे होगी। ये पॉइंट मान लो कोई क्यू आ गया तो यहाँ पे भी उतनी होगी, ये कोई पॉइंट मान लो ए डैश आ गया तो यहाँ पे भी उतनी होगी। थ्रू आउट पाथ पे कहीं भी ले लो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी सब जगह सेम रहेगी, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है। वर्टिकल वेलोसिटी लगातार चेंज करेगी। आप देख रहे हो इनिशियल वेलोसिटी के ऑपोजिट है, तो धीमे धीमे क्या होगा, वर्टिकल वेलोसिटी कम होने लगेगी। ये रिटार्डेशन प्रोड्यूस करेगा क्योंकि यू और ए ऑपोजिट डायरेक्शन है। तो कहीं ना कहीं जाकर के वर्टिकल वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। जब तक वर्टिकल वेलोसिटी जीरो नहीं होती है तब तक ग्राउंड लेवल से, जिस लेवल से आपने प्रोजेक्टाइल को थ्रो किया है उस लेवल से उसकी हाइट बढ़ेगी। आप देख लो यहाँ से धीमे जीरो हाइट थी, बढ़ती गई, यहाँ पे इतनी हो गई और बड़ी हो गई और बड़ी हो गई, ऐसे बढ़ते बढ़ते कहीं अपने पाथ में ये सबसे बड़ी हाइट पे पहुंच जाएगा। ये इसके पाथ की सबसे ऊंची हाइट है जो इसने अटेन की है, से कैपिटल एच। जी मैं इधर करके लिख देता हूं। इस पे आकर के, इस जगह पे आके वर्टिकल वेलोसिटी जीरो हो गई। पूरी वेलोसिटी जीरो नहीं हुई है, वर्टिकल वेलोसिटी जीरो हुई, क्योंकि हॉरिजॉन्टल तो कांस्टेंट है। यहाँ पे भी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी यू cos थीटा ही रहेगी। वर्टिकल वेलोसिटी तो जीरो हो गई लेकिन फोर्स तो अभी भी लग रही है, एक्सेलरेशन तो अभी भी है डाउनवर्ड, तो ये फिर नीचे की तरफ आने लगेगी। जब आप वर्टिकली थ्रो करते थे तो भी कुछ ऐसा ही होता था, वेलोसिटी कम होती जाती थी, कहीं पे रेस्ट पे आता था, लेकिन यहाँ रेस्ट पे नहीं आया। उसमें भी वर्टिकल वेलोसिटी जीरो, इसमें भी वर्टिकल वेलोसिटी जीरो। उसमें रेस्ट में आने का कारण क्या था, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी थी ही नहीं। अब आपके पास हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी नॉन जीरो है तो वो उतनी ही पोजिस्ट रहेगी, ठीक है। इसके बाद ये नीचे आने लगा और फाइनली ग्राउंड लेवल पे पहुंचता है। तो यहां से अगर हम देखें तो हम लिख सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट जो है वो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू टाइम होती है। हमने लिखा डिस्प्लेस s इक्वल्स टू ut लिख रहे हैं, हाफ at स्क्वायर का टर्म तो जीरो हो गया, तो x इक्वल्स टू u cos थीटा इनटू t। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी लिख दी हमने और टाइम से मल्टीप्लाई कर दिया। यहां से मैंने टाइम को सब्जेक्ट बना लिया, t इक्वल्स टू x बाई u cos थीटा। अब सेम तरीके से यहां पे आते हैं, डिस्प्लेसमेंट यहां पे निकालने की कोशिश करते हैं, तो ये s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर का फॉर्म लगेगा। s की जगह y आ गया, u की जगह u sin थीटा आ गया, माइनस हाफ जी टी स्क्वायर प्लस हाफ एटी स्क्वायर लिखना था, a की वैल्यू माइनस जी है तो ये माइनस हाफ जी टी स्क्वायर हो गया, u sin थीटा इंटू डी भी करो, माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। मान लीजिए दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2, तो फ्रॉम 1 एंड 2 फ्रॉम 1 एंड 2 मैं क्या करने लगा हूं, ये जो t की वैल्यू है यहाँ पे t की जगह सब्स्टिट्यूट करने लगा हूं। ऐसा करने से क्या होगा, मेरे को x और y में रिलेशनशिप मिल जाएगा। x और y का जो रिलेशनशिप है वो इस पाथ की इक्वेशन होगी। लोकस है ये, ट्रेजेक्टरी भी कहा जाता है इसे। पाथ, लोकस, ट्रेजेक्टरी एक ही चीज के अलग अलग नाम हो गए, ठीक है ना। तो इस ट्रेजेक्टरी की इक्वेशन मिल जाएगी x और y के बीच में। अगर वो हमारी कोई पढ़ी हुई इक्वेशन हुई, स्ट्रेट लाइन हो सकती है, पैराबोला हो सकता है, ऐसा कोई पढ़ी हुई चीज हुई तो हम पहचान पाएंगे कि वो किस चीज की इक्वेशन है, ठीक है। अब स्ट्रेट लाइन तो नहीं है, आपको दिख ही रहा है कर्व बनी हुई है,
तो देखते हैं क्या आता है, वो अभी हमारे सामने आ जाएगा टी को एलिमिनेट करने पे। क्वेश्चंस में भी ध्यान रखिएगा, हम भले ही फॉर्मूला डिराइव कर लें, लेकिन कहीं पे जाकर के आप अटक जाते हो, आपको नहीं समझ में आता है क्या है, तो ऐसे ही दो पार्ट्स डिवाइड कर लीजिएगा, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। दोनों में टाइम मोस्ट ऑफ द केसेस, मोर देन 99.9% केसेस में टाइम ही होगा वो पैरामीटर। एक जगह का डेटा इतना सफिशिएंट होगा, आइदर एक्स या वाई का डेटा इतना सफिशिएंट होगा कि वहां से वो टाइम आप फाइंड कर सकते होंगे। वो टाइम निकालने के बाद दूसरी जगह पे आप रख देंगे तो आपको डिजायर्ड रिजल्ट्स मिलने लगेंगे। ठीक है, तो चलिए अभी तो यहां पे हम प्लेस करते हैं y इक्वल्स टू u साइन थीटा एज इट इज लिखा मैंने, इनटू t की जगह x अपॉन u cos थीटा लिख दिया, x अपॉन u cos थीटा। ये माइनस अपनी जगह एज इट इज, हाफ एज इट इज, g एज इट इज, t का मतलब x अपॉन u cos थीटा और उसका स्क्वायर था t का, तो ये स्क्वायर कर दिया। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, y इक्वल्स टू u कैंसिल हो गया, साइन थीटा अपॉन cos थीटा, tan थीटा हो गया, x tan थीटा या tan थीटा इंटू एक्स भी लिख सकते हैं, माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। ये हमारे को इक्वेशन मिली। किस चीज की इक्वेशन है? पाथ की। जिस पाथ में प्रोजेक्टाइल मूव कर रहा है उस पाथ की इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री बोलेंगे इसे। दिस इज इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। तो सबसे पहली चीज जो हमने ऑब्टेन की है वो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री ऑब्टेन कर ली है कि किस तरह के पाथ में ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, उस पाथ की इक्वेशन हमने ऑब्टेन कर ली है। देखते हैं क्या इस इक्वेशन को हम पहचानते हैं। इसमें दो ही वेरिएबल हैं, x और y। x में लीनियर, सॉरी y में लीनियर और x में क्वाड्रेटिक। हमें मालूम है ऐसी इक्वेशन पैराबोला को रिप्रेजेंट करेगी, तो ये पैराबोला की इक्वेशन है। इसका मतलब ये जो पाथ बना हुआ है ये पैराबोलिक शेप का है, तो हम कहेंगे इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्रीज पैराबोलिक। हम यहाँ पे इतना डिराइव करके स्कूल बोर्ड एग्जाम में हमारे पास इस तरह से आता है कि प्रूव दैट द इक्वेशन ऑफ अ प्रोजेक्टाइल इज ट्रेजेक्ट्री, या डिराइव द इक्वेशन ऑफ द ट्रेजेक्ट्री ऑफ द प्रोजेक्टाइल। तो हम ये चीज डिराइव करेंगे और उसके बाद लिखेंगे द अबव इक्वेशन इज द इक्वेशन ऑफ द ट्रेजेक्ट्री ऑफ द प्रोजेक्टाइल as the above equation represents a parabola, hence the trajectory of the projectile is parabolic। तो ये trajectory of the projectile हमारे पास parabolic होगा। ठीक है, ये पहला पर्पस हमारा फुलफिल हो गया कि हमने ट्रेजेक्ट्री की इक्वेशन ऑब्टेन कर ली है। टर्मिनोलॉजी आपको सारी एक बार फिर से बता देता हूँ, वैसे तो इसमें मार्क है। ये डिस्प्लेसमेंट इन y है कि y डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितनी है। ठीक है, x जो है वो डिस्प्लेसमेंट इन x को रिप्रेजेंट करता है। थीटा इनिशियल वेलोसिटी और हॉरिजॉन्टल के बीच का एंगल है। थीटा इनिशियल वेलोसिटी और हॉरिजॉन्टल के बीच का एंगल है। मैं कह रहा था प्रोजेक्टाइल को तीन पार्ट में पढ़ेंगे, ओब्लिक प्रोजेक्टाइल, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल और प्रोजेक्टाइल ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल में क्या होगा, हम किसी जगह से किसी हाइट से हॉरिजॉन्टली थ्रो कर देंगे ऑब्जेक्ट को। मतलब आप समझ लो कि ऐसे यहाँ से हम किसी हाइट पे प्रेजेंट थे और इस हाइट से हमने क्या किया, प्रोजेक्टाइल को इस तरह से हॉरिजॉन्टली थ्रो कर दिया। ये u वेलोसिटी इसको इस तरह से दे दी। क्या ये इसी तरह से स्ट्रेट लाइन में मूव करता रहेगा? तो आंसर इज नो। इसके ऊपर भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एक्ट करेगा, तो ये पाथ कुछ ऐसा हो जाएगा। ठीक है, ये इक्वेशन इसको भी गवर्न करेगी। आपके पास देखो क्या है, y की जगह y रहेगा अभी भी, और अगर आपको ये दिया गया आप यहाँ के लिए निकालना चाहते हो तो ये पूरा h ले सकते हो, लेकिन ये डाउनवर्ड हो गया तो माइनस h लिखोगे। डाउनवर्ड डायरेक्शन इस इक्वेशन में माइनस यूज्ड है। अभी मैं मान लेता हूँ किसी इस जगह के लिए करना है। हमने मान लिया जैसे ये ओरिजिन हो गया हमारे पास और ये पॉइंट हमने x, y मान लिया, तो y की जगह हमने y लिख दिया। साइन हमें लिखने की जरूरत नहीं, अपने आप अपीयर कर जाएगा। अगर हमें पता नहीं है तो कोई साइन लिखने की जरूरत नहीं, अपने आप अपीयर करेगा। x की जगह x लिख दिया। tan थीटा, थीटा आपको बताया था इनिशियल वेलोसिटी और हॉरिजॉन्टल के बीच का एंगल है, तो इनिशियल वेलोसिटी ये हो गई। हॉरिजॉन्टल, कोई भी लाइन ग्राउंड के पैरेलल बनाएंगे तो वो हॉरिजॉन्टल हो गई। यही हॉरिजॉन्टल भी है हमारे पास।
इसका मतलब सेम स्ट्रेट लाइन हॉरिजॉन्टल या कह लो हॉरिजॉन्टल और यू पैरेलल है, दो पैरेलल लाइंस के बीच का एंगल 0 होता है। तो ये टर्म आपका थीटा वाला टर्म 0 हो गया, तो ये पूरा टर्म पहला वाला 0 हो जाएगा। यहाँ पे x की जगह x आ गया, y की जगह y लिख दिया आपने, 2 की जगह 2 लिख दिया, u स्क्वायर की जगह u स्क्वायर लिख दिया, इनिशियल वेलोसिटी u ही थी आपके पास, थीटा अगेन 0 हुआ तो cos 0 की वैल्यू 1 हो गई, 1 का स्क्वायर भी 1 हो गया। तो ये इक्वेशन आ जाएगी आपके पास y इक्वल्स टू माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर। और अगर आप y की डायरेक्शन सब्सटीट्यूट करते हो माइनस वाई लिखते हो, यहाँ पे आप कोऑर्डिनेट माइनस वाई कहते हो, तो यहाँ पे माइनस वाई लिखोगे, दोनों तरफ से माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, y इक्वल्स टू जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर आ जाएगा। एनीहाउ जब हम हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल में आएंगे तब उसको एक बार कंसिडर करेंगे। अभी मैंने आपको टर्मिनोलॉजी क्लियर कर दी कि क्या क्या चीज़ें इसमें किसको रिप्रेजेंट करती हैं। अब जब इतना कर ही लिया है तो कुछ चीज़ें और ऑब्टेन करने की इच्छा हुई, दिल मांगे मोर। तो चलिए देखते हैं वो हमें क्या क्या निकालना है। ये ट्रेजेक्ट्री की इक्वेशन आ गई है। अब हम निकालना चाहते हैं सपोज इसके लिए कि इसका टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है, यहां से लेकर के यहां तक आने के लिए। एक बार मोशन स्टार्ट किया और जब तक वापस एयर में रहेगा, मतलब जब तक उसके बाद एयर में रहता है जितनी देर तक, वो ड्यूरेशन, वो इंटरवल जितने टाइम तक प्रोजेक्टाइल हमारा एयर में रहेगा वो उसका फ्लाइट टाइम कहलाएगा। तो यहां से स्टार्ट होकर के जब तक ए पे ग्राउंड को हिट नहीं कर देता तब तक एयर में है, तो ओ से ए तक वाला टाइम इसका फ्लाइट टाइम या टाइम ऑफ फ्लाइट कहलाएगा। तो अब हम फ्लाइट टाइम या इसका टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने की बात करते हैं। अब देखते हैं कौन सा डेटा x वाला हमें लेना है कि y वाला लेना है जिससे टाइम ऑफ फ्लाइट निकल जाए हमारे पास। तो यहाँ से स्टार्ट हुआ। अगर मैं x का डेटा लेता हूँ तो चलो इनिशियल वेलोसिटी मुझे मालूम है। क्या मुझे यहाँ की फाइनल वेलोसिटी पता है? नहीं पता, पता नहीं कितनी होगी। क्या मुझे x की यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट पता, यानी कि ये लेंथ, ये भी नहीं पता कितनी है। अब देखो जो काइनेमेटिक्स की इक्वेशन है जिसमें हम डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं की बात करते हैं या टाइम निकालने की बात करते हैं, तो उनको हम देखते हैं कौन कौन सी इक्वेशन है। एक है v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, वी और u दोनों पता होगा और a भी पता होगा तब हम t निकाल पाएंगे। तो ठीक है, हमें u पता है लेकिन हमें v का नहीं पता कितना है, ठीक है। और अगर आपको लगता है कि v आपको पता है, क्योंकि आप कहोगे सर आपने तो कहा था हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो कोई इवेंट ही नहीं हुआ, ठीक है ना। v इक्वल्स टू यू आ जाएगा, a तो 0 ही है, इससे t नहीं बचेगा आपके पास। तो ये इक्वेशन तो x वाली सेटिस्फाइड नहीं है कि हम उसे यूज कर सकें, यहाँ पे सेटिस्फैक्टरी इक्वेशन नहीं है हमारे लिए। दूसरा आता है s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अगर हम x में चलते हैं तो हमें ये डिस्प्लेसमेंट o से a तक की लेंथ, o a लेंथ चाहिए है, वो हमें पता नहीं है। तो s नहीं पता है और t तो हम निकालने में इंटरेस्टेड है, वो भी नहीं पता है। तो इसका मतलब x का डेटा तो सफिशिएंट नहीं है जिससे हम निकाल सकें। y के डेटा के लिए सोचते हैं, क्या हमें यहाँ का v पता है? तो कहा नहीं पता भाई। कुछ को हो सकता है पता हो, मैं बता दूंगा अभी कितना होता है आपको, लेकिन मान लो पहले इंस्टेंट में हमको लगा कि नहीं पता है। अच्छा ठीक है, क्या यहाँ से यहाँ तक y की डिस्प्लेसमेंट पता है? तो कहा हाँ पता है। कैसे पता है? यहाँ y कोऑर्डिनेट कितना है? 0। यहाँ y कोऑर्डिनेट कितना है? x पे, तो y हमेशा ही 0 होगा, 0, यानी कि y के अलोंग डिस्प्लेसमेंट 0 है। y के अलोंग डिस्प्लेसमेंट 0 है, ठीक है। पहले h हाइट तक ऊपर गया था, फिर h हाइट से नीचे आ गया ग्राउंड लेवल पे, तो डिस्प्लेसमेंट हमें पता है। इसका मतलब है हमें y में इनिशियल वेलोसिटी पता है, एक्सेलरेशन पता है और डिस्प्लेसमेंट भी पता है। टाइम हम निकालने में इंटरेस्टेड है तो हम निकाल लेंगे। क्या क्या चीजें पता है हमें? इनिशियल वेलोसिटी पता है u sin थीटा, एक्सेलरेशन हमें पता है y में g, डिस्प्लेसमेंट हमें y में पता है। टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने के लिए हम o से a पूरा जा रहे हैं, o से पूरा a आने में y की वैल्यू, जनरल पॉइंट इस y की वैल्यू 0 हो गई, तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो गई। और टाइम की वैल्यू हमें पता नहीं है जिसे हम t कह रहे हैं, दिस इज नॉट नोन। लेकिन इन चारों को कनेक्ट करने वाली हमें काइनेमेटिक्स की यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन की इक्वेशन पता है, तो उस इक्वेशन में s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर में सब्सटीट्यूशन करते हैं। s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर में इसका सब्सटीट्यूशन करते हैं।
एस की जगह 0 आ गया, यू की जगह यू साइन थीटा आ गया, टी की जगह मैंने टी ही लिख दिया अभी स्मॉल, बाद में कैपिटल टी करूंगा, अभी रीजन बता दूंगा आपको क्यों है। या चलो लिख देता हूँ, अभी स्मॉल टी रहने देता हूँ, माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। इस हाफ, मैं इस चीज में से, इन दोनों में से टी कॉमन ले लेता हूँ। पूरा टर्म मैंने इधर लिख लिया, 0 उधर रख लिया और टी कॉमन ले लिया। टी कॉमन लेने के बाद मेरे पास यहां पे बचा यू साइन थीटा और यहां पे बचा माइनस हाफ जी टी। दिस मच इक्वल्स टू 0। अब ये चीज अगर 0 है, टी और इस ब्रैकेट के अंदर लिखे हुए टर्म की प्रोडक्ट अगर 0 है, तो देयर आर टू पॉसिबिलिटीज, एक ये टी 0 होगा या फिर ये ब्रैकेट 0 होगा या फिर दोनों ही 0 होंगे। मतलब वैसे भी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो टी की दो वैल्यूज मिलेंगी हमें, इसके दो रूट्स हैं। एक आपको 0 मिल रहा है तो टी की दो वैल्यूज मिली आपको, एक तो 0 मिली आपको जब आपने इस टी को 0 रख दिया, दूसरा जब इसे 0 लिखा तो आप इस हाफ जी टी को उधर ले गए, हाफ जी टी इक्वल्स टू यू साइन थीटा हो गया, 2 उधर से लाके मल्टीप्लाई किया, 2 यू साइन थीटा, जी डिवीजन में ले गए। दूसरा टी मिला हमारे को 2 यू साइन थीटा बाई जी। अब देखो टाइम दो बार 0 कैसे हुआ, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट ही दो बार 0 है, एस दो बार 0 है। एक टी इक्वल्स टू 0 पे भी तो 0 है, ग्राउंड लेवल पे है, अभी तो मूव ही नहीं किया अपनी जगह से, तो डिस्प्लेसमेंट 0 है। और दूसरा जब ए पे पहुंच जाता है तब वाई में डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाती है। तो ये वाला टाइम इनिशियल है आपके पास जब डिस्प्लेसमेंट 0 थी वाई की, और ये वाला टाइम जो है आपका फाइनल टाइम है जब फिर से ग्राउंड लेवल पे गया है। तो ये टाइम ऑफ फ्लाइट है, दिस इज टाइम ऑफ फ्लाइट। तो यहां से हमें टाइम ऑफ फ्लाइट की वैल्यू मिली 2u sin थीटा बाई जी। ये टाइम ऑफ फ्लाइट की वैल्यू हो गई। अब देखो टाइम ऑफ फ्लाइट किन किन पैरामीटर्स पे डिपेंड कर रहा है, उन पे ध्यान देते हैं। 2 और g तो कांस्टेंट हो गए, तो एक ही चीज पे डिपेंड कर रहा है, वो u साइन थीटा, या कह लो दो चीजों पे डिपेंड कर रहा है, u और थीटा पे। u क्या चीज है, इनिशियल वेलोसिटी, और थीटा क्या चीज है, हॉरिजॉन्टल और इनिशियल वेलोसिटी के बीच का एंगल। और पूरा u साइन थीटा क्या है, तो आप देखो इनिशियल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन है ये, तो इसका मतलब है इसी चीज को मैं ऐसे भी कह सकता हूं 2u बाई ए वाई। जी वर्टिकल डायरेक्शन के एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड है ये। मोस्ट ऑफ टाइम तो हमारे पास जी होगा, कभी कभी अगर बदल जाता है, कुछ और नाम दे देता है उसे, तो फिर हमारे को जो वैल्यू दी होगी वाई के डायरेक्शन में एक्सेलरेशन, या आप जिस तरह से भी कंक्लूड कर पाएंगे वाई की डायरेक्शन का एक्सेलरेशन, वो हम यहाँ पे प्लेस करेंगे। तो टाइम ऑफ फ्लाइट दो फैक्टर्स पे डिपेंड कर रहा है, एक इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी पे और दूसरा वर्टिकल डायरेक्शन के कांस्टेंट एक्सेलरेशन के मैग्नीट्यूड पे। ठीक है, अब मान लो एक कैनन है, तोप है, उससे शेल फायर किया जा सकता है, उसकी एक मजल वेलोसिटी होगी, जिस वेलोसिटी से शेल फायर होगा, जिस स्पीड से कैनन की बैरल से शेल बाहर निकलेगा, वो उसकी मजल वेलोसिटी होगी। तो अब कैनन की मजल वेलोसिटी कांस्टेंट है, कैनन को आप ऐसे रख के फायर करो तो वो इस तरह से जाएगा, आप ऐसे रख के फायर करोगे तो ये इस तरह से जाएगा, लेकिन इससे बाहर निकलता है जब बोला तो उसकी वेलोसिटी तो फिक्स है, वो मजल वेलोसिटी है। आप अलग अलग एंगल पे करोगे तो क्या होगा, उसको टाइम ऑफ फ्लाइट अलग अलग लगेगा। टाइम ऑफ फ्लाइट मैक्सिमम कब हो जाएगा, सोचो थीटा यू तो कांस्टेंट हो गया, जी भी कांस्टेंट हो गया, टाइम ऑफ फ्लाइट मैक्सिमम कब होगा, जब साइन थीटा मैक्सिमम होगा। और साइन थीटा मैक्सिमम कब होगा,
जब थीटा 90 डिग्री होगा। इसका मतलब है जब आप ऐसे फायर करोगे, ये ऐसे जाएगा सीधा स्ट्रेट लाइन में और वापस आ जाएगा। ये 2 डायमेंशनल मोशन नहीं रहेगा, प्रोजेक्टाइल मोशन अभी भी कहलाएगा, क्योंकि मैंने कहा था एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में जो मोशन होगा वो प्रोजेक्टाइल मोशन है। और आपका ये ट्रेजेक्ट्री का इक्वेशन जो है इसे सेटिस्फाई भी कर रही है। तो टी मैक्सिमम कर देते हैं, टी मैक्सिमम इक्वल्स टू साइन थीटा हमारे पास 1 हो गया 2u/g। ये कब हुआ? जब थीटा हमारे पास 90 डिग्री का हो गया या π/2 रेडियन का हो गया। तो टाइम ऑफ फ्लाइट कब मैक्सिमम हो रहा है हमारे पास? जिस समय हम वर्टिकल फायरिंग कर रहे हैं, वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में फायर करेंगे, यानी कि ग्राउंड के साथ हॉरिजॉन्टल के साथ 90 डिग्री पे प्रोजेक्ट करेंगे, तो उस समय टाइम ऑफ फ्लाइट मैक्सिमम होगा। ठीक है, देखो जितना टाइम यहां तक आने का है, असेंट करने का है, उतना ही टाइम डिसेंट का है। जैसे आपका 1 डायमेंशनल मोशन में होता था, एयर इफेक्ट्स नहीं ले रहे होते, तो टाइम ऑफ असेंट और टाइम ऑफ डिसेंट इक्वल होता था, वैसे यहाँ पे भी है। तो जितना टाइम यहाँ से लेकर के यहाँ तक आने का, मैक्सिमम हाइट तक पहुँचने का है, मैक्सिमम हाइट से वापस ग्राउंड तक आने का भी उतना टाइम है। तो यहाँ से यहाँ तक का टाइम जो है वो टाइम ऑफ फ्लाइट का आधा है, या यहाँ से यहाँ तक का टाइम भी जो है वो टाइम ऑफ फ्लाइट का आधा है। चलो अब हमने टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल लिया, तो का कुछ और भी निकाल लेते हैं। मैक्सिमम हाइट अटेन्ड, मैक्सिमम हाइट ही लिख देता हूं, मेरे पास इतनी जगह नहीं कि मैं अटेंड लिखूं। मैक्सिमम हाइट h। अब हाइट निकालनी है तो अपने आप में y वाली चीज निकालनी है, बहुत क्लियर है हमारे को। ठीक है, तो अगर मैं यहां से स्टार्ट करता हूं तो यहां तक आने में ये मैक्सिमम हाइट है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट जो है y में वो मैक्सिमम हाइट है। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी 2 बार लिख चुका हूं, अब लिखूंगा नहीं। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी भी पता है आपको, एक्सेलरेशन भी 2 बार लिख दिया मैंने, एक्सेलरेशन भी पता है आपको, -g। ठीक है, यहां पे आकर के वर्टिकल वेलोसिटी कितनी हो रही है? बताया था कि धीमे धीमे वर्टिकल वेलोसिटी कम होती जाएगी, मैक्सिमम हाइट पे पहुंच करके वर्टिकल वेलोसिटी 0 हो जाएगी। उसके बाद वर्टिकल वेलोसिटी अपनी डायरेक्शन रिवर्स कर लेगी, नीचे की तरफ होने लगेगी और ये बॉडी नीचे की तरफ लौटने लगेगी। तो एट मैक्सिमम हाइट Vy इक्वल्स टू 0, वर्टिकल फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाती है। तो अब अगर हम v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2s वाली इक्वेशन को यूज करें, तो v की जगह तो 0 आ गया, उसका स्क्वायर भी 0 हो गया। u स्क्वायर वर्टिकल वाली वेलोसिटी की इनिशियल वैल्यू लेनी है, चाहे यहां से देख लो चाहे यहां से देख लो, इसका स्क्वायर करना है। तो u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as, लेकिन g तो नेगेटिव है तो -2as का टर्म बनेगा। -2 a की जगह +2 है, g a की जगह -g लिखा और हाइट की जगह h लिखा, यहां से h को सब्जेक्ट बना लिया। तो h की वैल्यू आ गई हमारे पास, यहां से मैं h को सब्जेक्ट बना लेता हूं। h की वैल्यू आ गई मेरे पास u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। ठीक है, इसी को मैं चाहूं तो देखूं कैसे लिखूं। ये ऊपर का टर्म जो है वो u साइन थीटा का होल स्क्वायर है, न्यूमरेटर u साइन थीटा का होल स्क्वायर, और u साइन थीटा इनिशियल वेलोसिटी है। तो इसी चीज को मैं ऐसे भी कह सकता हूं कि दिस इज u y का स्क्वायर बाय 2 मैग्नीट्यूड ऑफ a y। ये चीज है, इसका मतलब है जैसे टाइम ऑफ फ्लाइट डिपेंडेंट था इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी पे और वर्टिकल डायरेक्शन के एक्सेलरेशन के मैग्नीट्यूड पे, वैसे ही h भी डिपेंडेंट है इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी पे, लेकिन यहाँ पे लीनियरली डिपेंडेंट था इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी के आपका टाइम ऑफ फ्लाइट, और ये जो है उसके स्क्वायर पे डिपेंडेंट है। अगर मान लो हमसे कहता है कि एक प्रोजेक्टाइल को किसी एंगल पे हिट किया गया, उसका टाइम ऑफ फ्लाइट जो है रिकॉर्ड हुआ 10 सेकेंड का। ठीक है, अब प्रोजेक्टाइल इज hit or thrown
एट सर्टेन एंगल सच दैट इट्स टाइम ऑफ फ्लाइट इज 10 सेकेंड, 10 सेकेंड का टाइम ऑफ फ्लाइट है उसका बताया। कहता है कि अगर हम इसका एंगल ऑफ प्रोजेक्शन बदल दें, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन यानी कि थीटा, अगर हम थीटा बदल दें सच दैट इसका टाइम ऑफ फ्लाइट जो है वो चेंज हो जाता है और 20 सेकेंड हो जाता है, यानी कि टाइम ऑफ फ्लाइट पहले 10 था, एंगल बदलने के बाद क्या हो गया 20 सेकेंड का हो गया। कहता है पहले वाली मैक्सिमम हाइट अगर कुछ हमें बता देता इतनी थी से कैपिटल एच थी, तो कहता है नई मैक्सिमम हाइट कितनी होगी। अब देखो अगर टाइम ऑफ फ्लाइट डबल हो रहा है तो जी तो बदला नहीं है, इसका मतलब है आपने सिर्फ वर्टिकल वाली वेलोसिटी ही डबल की होगी। आपने एंगल ऐसा कर दिया है कि u sin थीटा 1 के डबल हो रहा है u sin थीटा 2, ठीक है। तो इसका मतलब है u y डबल हो चुका है। अगर u y डबल हो गया तो हाइट कितनी हो जाएगी, उसके स्क्वायर पे डिपेंडेंट है, 4 टाइम्स हो जाएगी। इसका मतलब पहले अगर h हाइट तक राइज करता था तो अब 4h हाइट तक राइज करेगा, ठीक। एंड यहाँ हमारे पास ये मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला हो गया। अब h मैक्सिमम कब होगा और कितना होगा, तो कहा h मैक्सिमम, अब u और g तो बदल नहीं रहे, हम कांस्टेंट की तरह ले रहे हैं, सिर्फ थीटा ही बदला जा सकता है। जिस समय साइन स्क्वायर थीटा मैक्सिमम होगा उस समय h भी मैक्सिमम होगा, और साइन स्क्वायर थीटा मैक्सिमम होगा जब साइन थीटा मैक्सिमम होगा। साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 या साइन स्क्वायर थीटा की भी कह लो मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, कब होती है जब थीटा π/2 होता है। तो h मैक्सिमम में साइन स्क्वायर थीटा 1 हो गया हमारे पास, h मैक्सिमम आ गया u²/2g। कब के लिए आ गया ये, जब थीटा इक्वल्स टू π/2 होता है, यानी कि टाइम ऑफ फ्लाइट भी मैक्सिमम तभी होता है जब थीटा π/2 होता है, और हाइट भी मैक्सिमम अटेन जो है, मैक्सिमम हाइट भी जो है मैक्सिमम तब होती है जब जो है थीटा π/2 होता है। इस हाइट को छोड़ करके h को, ये जो इसके पास की मैक्सिमम हाइट है, इस हाइट को छोड़ करके बाकी सारी हाइट्स प्रोजेक्टाइल 2 बार अटेन करता है। देखो ये वाली हाइट स्मॉल h इस प्रोजेक्टाइल ने 2 बार अटेन की है, एक बार यहां पे, यहां से यहां तक आकर के से t1 टाइम में, और दूसरा एक बार यहां से यहां आकर के t2 टाइम में। तो 2 टाइम पे हाइट मैक्सिमम होती है, लेकिन ये जो मैक्सिमम हाइट होती है पाथ की, ये प्रोजेक्टाइल सिर्फ और सिर्फ एक ही बार अटेन करता है, ठीक है। तो अब हमारे को ये भी मिल गया कि मैक्सिमम हाइट कितनी होती है। अब एक चीज और निकाल लेते हैं कि ये रेंज कितनी होती है, इसे हॉरिजॉन्टल रेंज या रेंज कहेंगे। इतना टर्म मैं मिटा दे रहा हूं ताकि इतनी जगह पे मैं इसकी वर्किंग कर दूं। हॉरिजॉन्टल रेंज, कैपिटल आर से डिनोट करेंगे, यानी ओ ए लाइन सेगमेंट की लेंथ कैपिटल आर। अब ये तो हॉरिजॉन्टल वाली चीज है, हॉरिजॉन्टल में देखें इनिशियल वेलोसिटी कांस्टेंट है, और ओ से ए तक आने का टाइम तो टाइम ऑफ फ्लाइट है जो हमने ऑब्टेन किया है। तो इसका मतलब है हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट कर दें तो हमें रेंज मिल जाएगी। इसका मतलब रेंज कितनी हो रही है हमारे पास, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू कैपिटल टी हो रही है। अब हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी है, u cos थीटा, और टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है, 2u sin थीटा बाय g, 2u sin थीटा बाय g। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें तो r इक्वल्स टू u को u से मल्टीप्लाई किया, u स्क्वायर आ गया, ये 2 एज इट इज लिखा मैंने, 2u स्क्वायर, या u स्क्वायर लिखता हूं पहले, तो u स्क्वायर लिखा, 2 sin थीटा cos थीटा, 2 sin थीटा cos थीटा, sin 2 थीटा हो गया, इसे sin 2 थीटा लिख दिया, बाय जी लिख दिया। ये टाइम, ये रेंज आ गई हमारे पास, हॉरिजॉन्टल रेंज। यहां से फिर से देखिएगा, इसी फॉर्मूले को मैं चाहूं तो लिख सकता था, नंबर लिखा मैंने 2, u cos थीटा का मतलब ux, u sin थीटा का मतलब uy, और g का मतलब ay का मैग्नीट्यूड। ये मेरे पास रेंज का एक और फॉर्मूला हो गया, ठीक है ना। कुछ फॉर्मूले अभी मैं और बताऊंगा, लेकिन बेसिक फॉर्मूले जो हमारे पास हैं
वो ये हो गए। इन बेसिक फॉर्मूलों को हमें ध्यान रखना है। अब देखो इसमें बहुत ज़्यादा नोट्स बनाने का काम नहीं है आपके पास, आप इसी लेक्चर से बनाओगे, ठीक है ना। आप ओब्लिक प्रोजेक्टाइल की हेडिंग डालोगे, ये फिगर बनाओगे, सबसे पहले हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल जैसे मैंने नोट किया था वैसे नोट करोगे लेक्चर में देख करके, उसके बाद ये निकालोगे। इतना डिराइव करने के बाद आप लिखोगे द अबव इक्वेशन इज द equation of the trajectory of the projectile. The above equation is the equation of the trajectory of the projectile. As this equation is linear in y and quadratic in x, it represents a parabola. This means that the locus या trajectory word use करो ज़्यादातर आएगा. This means that the trajectory of the projectile is parabolic in shape. ठीक है, ये आपका यहाँ तक का हो गया। इसके बाद आप डालोगे टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है। इसमें आप लिखोगे द टाइम इंटरवल फॉर विच द प्रोजेक्टाइल रिमेन्स इन एयर इज कॉल्ड टाइम ऑफ फ्लाइट। द टाइम इंटरवल फॉर विच द प्रोजेक्टाइल रिमेन्स इन एयर इज कॉल्ड टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल, ठीक है। फिर जैसे इसको डिराइव किया है सेम तरीके से आप डिराइव करोगे। उसके बाद आप मैक्सिमम हाइट पे आओगे, तो आप लिखोगे एज द प्रोजेक्टाइल मूव्स its height first increases, it reaches a maximum height, then its height decreases, ठीक है ना। तो the maximum height attained by the projectile is, जैसे हमने यहाँ पे निकाला था at maximum height vy equals to 0, तो ये आप लिख दोगे, इसको सिंप्लीफाई कर दोगे, h निकाल दोगे, यहाँ तक आप वर्क कर दोगे। फिर हॉरिजॉन्टल रेंज लिखोगे, तो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट या टाइम ऑफ फ्लाइट में जो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट हुई है वो रेंज है। इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच में जो डिस्प्लेसमेंट है वो हॉरिजॉन्टल रेंज है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द प्रोजेक्टाइल। या आप सिंपली कह सकते हो कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ द प्रोजेक्टाइल इन फ्लाइट टाइम इज टर्म्ड एज हॉरिजॉन्टल रेंज। तो ये हॉरिजॉन्टल रेंज हो गई यहाँ से यहाँ तक, ओ ए लेंथ इज हॉरिजॉन्टल रेंज। इसका भी इसी तरह से आप फॉर्मूला लिख लोगे। ये आपकी इसकी बेसिक डेरिवेशंस हो गई। यहाँ पे गलती से यू वाई लिखा रह गया था, मैंने उसे यू वाई यू एक्स या यू एक्स यू वाई कर दो, 2 UX UY, ये हो गया आपके पास। ये यू एक्स था, ये यू वाई था, ये 2 था, इस तरह से, ठीक है ना। ये बेसिक फॉर्मूलाज हमने डिराइव किए, ये ट्रेजेक्ट्री का फॉर्मूला, ये टाइम ऑफ फ्लाइट का, मैक्सिमम हाइट का, रेंज का, ठीक है। अब देखो जो रेंज है ना वो सेम प्रोजेक्टाइल की दो अलग अलग एंगल्स के लिए सेम हो सकती है। उन दो एंगल्स में क्या रिलेशनशिप है वो हम समझने की बात करते हैं। यानी कि यू सेम है, ठीक है ना, यू सेम है, लेकिन उसे हमने θ1 और θ2 दो अलग अलग एंगल्स पर प्रोजेक्ट किया तो भी रेंज सेम रही। एक प्रोजेक्टाइल ले गया और एक पाथ और बना देते हैं प्रोजेक्टाइल का। मान लीजिए ये, ठीक है। आप देख लो दोनों प्रोजेक्टाइल की रेंज सेम आ रही है, दोनों के एंगल जो हैं वो अलग अलग है। ये भी वेलोसिटी u है आपके पास, और ये वाली वेलोसिटी भी u है। मैग्नीट्यूड इन दोनों वेलोसिटीज का सेम है हमारे पास, ये u, दिस इज ऑल्सो u एंड दिस वन इज ऑल्सो u। ये एंगल जो है आपके पास वो θ1 है, और ये वाला एंगल जो है वो θ2 है। रेंज दोनों की सेम है। हम θ1 और θ2 के बीच का रिलेशनशिप जानना चाहते हैं कि वो क्या है। अब दोनों केसेस में रेंज सेम है, तो मैंने लिखा R1 इक्वल्स टू R2। R1 की वैल्यू लिखी मैंने, रेंज का फॉर्मूला यूज किया, ये होता था, तो इसे लिखा u² sin
2 थीटा 1 बाय जी इक्वल्स टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा 2 बाय जी। ठीक है, यू स्क्वायर कैंसिल आउट, जी कैंसिल आउट। अब साइन 2 थीटा 1 इक्वल्स टू साइन 2 थीटा 2 है। अगर दोनों तरफ से साइन हटा दें तो थीटा 1 इक्वल्स टू थीटा 2 मिल जाएगा, वापस 2 तो कैंसिल ही हो जाएगा। लेकिन हमें मालूम है, हमसे कहा गया कि ये दोनों एंगल अलग अलग हैं, ऐसा नहीं है। तो मैंने क्या किया, इसको तो मैंने साइन 2 थीटा 1 रहने दिया। अब मुझे मालूम है साइन 180 माइनस थीटा भी साइन थीटा होता है। साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा, साइन 180 माइनस अल्फा साइन अल्फा। तो इसका मतलब है साइन 180 माइनस 2 थीटा 2, साइन 80 माइनस 2 थीटा 2, साइन 2 थीटा 2 होगा। तो इस साइन 2 थीटा 2 की जगह मैंने लिख दिया साइन 180 डिग्री माइनस 2 थीटा 2। अब दोनों तरफ से साइन हटा दिया तो मुझे मिला 2 थीटा 1 इक्वल्स टू, साइन तो हट गया, इन दोनों टर्म में से फिर मैंने 2 कॉमन कर दिया, 90 डिग्री माइनस थीटा 2, 2 फिर से कैंसिल कर दिया। तो थीटा 1 इक्वल्स टू 90 माइनस थीटा 2, या आप कह सकते हो कि थीटा 1 प्लस थीटा 2 इक्वल्स टू 90 डिग्री। यानी कि कोई भी दो ऐसे एंगल्स लिए जाएं जिनका सम 90 डिग्री आ रहा है तो उस पर प्रोजेक्टाइल की रेंज सेम रहेगी। जैसे 20 डिग्री 70 डिग्री, आप उसी चीज़ को से हम एक बुलेट फायर करते हैं गन से ग्राउंड के साथ 20 डिग्री पे, और फिर उसी गन से हम एक और बुलेट फायर करते हैं ग्राउंड के साथ 70 डिग्री पे, तो ये दोनों बुलेट्स की जो रेंज होगी वो सेम होगी, क्योंकि 20 और 70 का सम 90 आ रहा है। ऐसे ही 60 30, 50 40, मतलब कोई भी दो एंगल्स जिनके लिए सम जो है सेम आ जाएगा, सॉरी जिनका सम 90 डिग्री आ जाएगा, उसके लिए क्या होगा, रेंज इक्वल हो जाएगी। ठीक है ना, क्लियर है ये चीज़। तो ये हम ध्यान रखेंगे कि वो दो एंगल्स जिनके सम 90 डिग्री होते हैं उनके लिए सेम प्रोजेक्टाइल की रेंज भी इक्वल होती है। अब मैंने कहा कि मैं सपोज रेंज और मैक्सिमम हाइट के बीच में रिलेशनशिप चाहता हूं, रिलेशन बिटवीन रेंज एंड मैक्सिमम हाइट, रिलेशन बिटवीन रेंज आर एंड एच लिख देता हूं, रिलेशन बिटवीन आर एंड एच। तो मैंने कहा चलो मैं आर बाई एच कर देता हूं, आर बाई एच। आर का मतलब ये लिखा हुआ है, इस साइन 2 थीटा को एक्सपैंड करके लिख देता हूं 2 साइन थीटा कॉस थीटा, तो यू स्क्वायर लिखा मैंने, और जो साइन 2 थीटा लिखा था उसे लिख दिया 2 साइन थीटा कॉस थीटा, बाय जी लिखा था बाय जी लिख दिया, अपॉन एच लिखना था, एच की वैल्यू थी यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। अब यू स्क्वायर से यू स्क्वायर कैंसिल आउट, जी से जी कैंसिल आउट, ठीक है। तो आर अपॉन एच इक्वल्स टू, ये 2 नीचे से ऊपर चला गया 4 हो गया, एक साइन थीटा भी कैंसिल आउट, 4 कॉट थीटा आ गया, 4 कॉट थीटा। आप चाहें तो ऐसे भी लिख सकते थे, एच अपॉन आर रेसिप्रोकेट कर दिया, 4 का रेसिप्रोकल 1/4 हो जाएगा, ये tan थीटा हो जाएगा। ठीक है, फायदा क्या होगा, मान लो मेरे को कहता है कि एक प्रोजेक्टाइल को 30 डिग्री पे प्रोजेक्ट किया, एक प्रोजेक्टाइल को 30 डिग्री पे प्रोजेक्ट किया, तो उसकी रेंज जो है
वो उसकी हाइट की 4 टाइम्स थी। 30 डिग्री पे प्रोजेक्ट करने पे रेंज जो है 30 डिग्री पे नहीं, ऐसे मान लेते हैं, ये नहीं सॉरी, कह रहा है किसी एंगल पे प्रोजेक्ट किया, मैं 30 डिग्री नहीं लेता हूँ। मुझे कहा गया किसी एंगल पर प्रोजेक्ट किया गया है प्रोजेक्टाइल को, उसकी रेंज जो है दैट इज 4 टाइम्स एच। आप बताओ कितने एंगल पे प्रोजेक्ट किया गया है? तो मैंने कहा रेंज इज 4 टाइम्स एच, तो रेंज को मैंने 4h लिख दिया, एच एच कैंसिल किया, यहाँ भी 1/4, ये 4 कैंसिल हो, tan थीटा बना गया, थीटा इक्वल्स टू 45 डिग्री आ गया। तो इस तरह के क्वेश्चंस में हमें काफ़ी हेल्प हो जाएगी, हमें वर्किंग नहीं करनी पड़ेगी, यहाँ से हम आसानी से कंक्लूड कर पाएंगे। ठीक है, क्या है कि हमारे पास जो ट्रेजेक्ट्री की इक्वेशन उसे एक और तरीके से भी लिखा जाता है, वो भी मैं लिख दूँ। वो ऐसे लिखी जाती है ट्रेजेक्ट्री की इक्वेशन, देखिएगा y इक्वल्स टू एक्स tan थीटा, y इक्वल्स टू एक्स tan थीटा, ब्रैकेट में 1 माइनस एक्स बाय आर, 1 माइनस एक्स बाय आर, 1 माइनस एक्स बाय आर, सभी टर्म्स का कॉमन मीनिंग है। एक्स और वाई क्या है? प्रोजेक्टाइल के पाथ में उसकी ट्रेजेक्ट्री पे कोई पॉइंट है, उसके कोऑर्डिनेट है। जैसे अगर ये पॉइंट है तो इस पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट है एक्स एंड वाई। रेंज आप जानते ही हो कि रेंज है, ये भी एक रिलेशनशिप है, इसे भी आप याद रखोगे। इसकी डेरिवेशन हमारे को नहीं करनी है, इसको आप सिंपली याद रखोगे। बाकी आप खुद से करना चाहो तो आप आसानी से कर सकते हो, ऐसा कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। आपके पास ट्रेजेक्ट्री की जो इक्वेशन लिखी है, इन दोनों में से एक्स tan थीटा कॉमन ले लो, इस जगह पे 1 आ जाएगा, इस जगह को सिंप्लीफाई करोगे, ये एक्स अपॉन आर के टर्म में आपके पास सिंप्लीफाई हो जाएगा। ठीक है ना, एक ही लाइन का काम है। एक्स tan थीटा कॉमन ले लोगे तो यहाँ पे भी जो है आप सिंप्लीफाई करोगे, x तो बाहर निकल गया तो यहाँ पे एक लीनियर x का टर्म बचेगा। g जो ऊपर लिखा होगा वो डिनोमिनेटर के भी डिनोमिनेटर में लिख देना, और tan थीटा और cos पाई थीटा को सिंप्लीफाई कर देना, रेंज का फॉर्मूला मिल जाएगा आपको, अपने आप ही सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो ये हमारे पास एक रिलेशनशिप और है। देखो जो स्केलर क्वांटिटी है उनके लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड में डील करना, वेक्टर आ जाए तो उसको वेक्टर के अकॉर्डिंगली, जैसे कहीं पे मोमेंटम का चेंज की बात करता है तो वेक्टर डिफरेंस निकालना, एनर्जी के काइनेटिक एनर्जी के चेंज की बात करता है तो स्केलर है, एनर्जी की बात करता है तो स्केलर है आपके पास, इस तरह से। अब मान लो एक क्वेश्चन लेते हैं हम, हमसे कहता है कि किसी प्रोजेक्टाइल की ट्रेजेक्ट्री की इक्वेशन जो है वो दी गई है y इक्वल्स टू ax माइनस bx स्क्वायर। The equation of the trajectory of a projectile is this. हमसे कहता है फाइंड द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन यानी कि थीटा, इनिशियल वेलोसिटी और हॉरिजॉन्टल के बीच में एंगल। ठीक है, अब देखो इसको निकालने के मेरे पास 2-3 तरीके हैं, उनमें से मैं पहला मेथड आपसे डिस्कस करता हूं। मैंने क्या किया, इसे डिफरेंशिएट कर दिया, कहा dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू a माइनस 2 bx। यहां से dy इक्वल्स टू a माइनस, ये ऐसे करते हैं dy बाई डी एक्स एट 0,0, यानी कि पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन की बात कर रहे हैं, ओरिजिन इज द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, वहां पे dy बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी है। जैसे इसको किया तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू हमारे को यहाँ से x 0 रख दिया हमने, y तो इसमें था ही नहीं, x को 0 रख दिया, a आ गया। अब देखो dy बाई डी एक्स आप जानते हो ज्योमेट्रिकली क्या होता है, स्लोप होता है, तो इसका मतलब है आपको स्लोप मिल रहा है। किस चीज का स्लोप? अब कर्व है तो उसके टेंजेंट का स्लोप मिलेगा। ये इस तरह से प्रोजेक्टेड है, तो आपने ओरिजिन पे जो स्लोप निकाला है वो टेंजेंट का स्लोप निकाला है, जो ओरिजिन पे टेंजेंट है, यानी कि इस टेंजेंट का स्लोप निकाला है। तो
तो अगर आप देखो तो वेलोसिटी भी तो इसी टेंजेंट के अलाउंग होती थी इनिशियल, u भी तो इसी के अलाउंग डायरेक्टेड है, तो आपने जो चीज निकाली है वो tan थीटा निकाल दी है, ये चीज आपके पास tan थीटा है। इसका मतलब है थीटा कितना हो गया, थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स a हो गया, तो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन हो गया tan इनवर्स a। ठीक है, ये मेरे को इसका मिल गया। अगर सपोज मैं इसे ऐसे करता कि मैं कहता इसे जनरल इक्वेशन ऑफ द प्रोजेक्टाइल ट्रेजेक्ट्री की इक्वेशन से कंपेयर करूं, ट्रेजेक्ट्री की इक्वेशन क्या होती थी, y इक्वल्स टू x tan थीटा माइनस gx स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, इस तरह का फॉर्म होता था। इसमें x का कोफिशिएंट a है, इसमें x का कोफिशिएंट tan थीटा है, ये भी ट्रेजेक्ट्री को रिप्रेजेंट कर रही है, ये भी ट्रेजेक्ट्री को रिप्रेजेंट कर रही है, तो इसका मतलब tan थीटा जरूर a है। यहां से भी मुझे tan थीटा a मिल गया। ठीक है, मैं ये भी कह सकता था कि ये वाला टर्म जो है यानी कि g अपॉन 2u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू b है, x स्क्वायर का कोफिशिएंट इक्वेट करें, माइनस माइनस कैंसिल कर दिया, ये b है मेरे पास। ठीक है, लेकिन यहां से ना तो मुझे u पता है ना मेरे को g का नाम g दिया है, तो इसलिए मैं चीज़ों को वर्कआउट नहीं कर सकता था, तो यहाँ से निकालने की कोशिश नहीं की हमने। लेकिन अब आपको tan थीटा मिल चुका है, अगर tan थीटा मिल चुका है तो मैं इसी इक्वेशन को देखो ऐसे भी लिख सकता हूँ, g अपॉन 2u स्क्वायर, g अपॉन 2u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा को ऊपर ले जाऊं तो sec स्क्वायर थीटा, sec स्क्वायर थीटा को चाहूं तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, अच्छा इसी इक्वेशन को मैं एक बार और डिफरेंशिएट कर दूं, ये इक्वेशन एक बार और डिफरेंशिएट कर दूं तो सेकंड डेरिवेटिव मिलेगा d2y by dx2 इक्वल्स टू a मिल गया मेरे को, नहीं सॉरी a नहीं, a तो 0 हो गया, कांस्टेंट हो गया, माइनस 2b मिल गया। यहां से अगर मैं फिर से लिखता हूं इसके साथ d2y by dx2 इक्वल्स टू माइनस 2b मिल गया मेरे को। इसी चीज को मैंने ऐसे लिखा d2y इक्वल्स टू माइनस 2b, dx2 को ऐसे भी लिख सकता हूं dx का स्क्वायर, d2y को ये नहीं लिख सकता हूं, dx2 को लिखा जा सकता है। अब दोनों तरफ मैंने dt स्क्वायर या dt2 से डिवाइड किया, इसको ऐसे कर देता हूं, अगर आप देखो तो ये dx by dt आ गया, ये क्या चीज आ गई, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, ये हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है, और ये क्या चीज है, ये सेकंड डेरिवेटिव ऑफ y, एक्सेलरेशन इन y है। तो इसी चीज को अगर आप देखो तो मैं क्या कह सकता हूं फर्दर, ये हो गया मेरे पास एक्सेलरेशन इन y, और ये मेरे पास हो गया माइनस 2b ux, वेलोसिटी इन x। ठीक है, ये चीज आ गई मेरे पास, ये रिलेशनशिप है इनके बीच का। एनी हाउ आपने देखा हमारे को थीटा निकालने के दो तरीके थे, दो तरीके से हमने थीटा निकाला, एक इस तरह से एक इस तरह से। अब मान लो मेरे से कह देता कि मैक्सिमम हाइट अटेंड कितनी है, मैं एक करके क्वेश्चंस पे आता जाता हूँ, ये मैंने और दिखाया चीज़ें क्या होती हैं। अब मान लो यही दी हुई है मेरे को इक्वेशन, कहता है कि एक प्रोजेक्टाइल है जैसे ओरिजिन से प्रोजेक्ट किया जाता है, उसकी ट्रैजेक्टरी की इक्वेशन जो है वो ये है। ठीक है ना, तो पहला पार्ट है इस क्वेश्चन का कि बताओ इसका एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कितना है, तो वो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन हमने थीटा निकालना सीख लिया कि थीटा इक्वल्स टू या tan थीटा इक्वल्स टू a कह देता हूँ, tan थीटा इक्वल्स टू a हो गया। अब उससे पूछता है कि बताओ आप इसकी मैक्सिमम हाइट कितनी है, या कहता है चलो पहले कहते हैं रेंज कितनी है, कहता है फाइंड रेंज, सेकेंड पार्ट में रेंज निकालने को कह रहा है। अब आप याद करो प्रोजेक्टाइल में रेंज के लिए क्या होता था, यहां से चले ओरिजिन से तो y कोऑर्डिनेट कितना था 0, यहां पे पहुंचे तो y कोऑर्डिनेट कितना हो गया 0, यानी कि y तो 0 ही आपके पास, तो मेरे को x की वैल्यू तब बतानी है जब y 0 है। इस पाथ पे मुझे y की वैल्यू तब बतानी है जब x 0 है।
एक तो जीरो ही मिलेगी, जब y जीरो है तो x जीरो है, एक जब y जीरो है तो दूसरी वैल्यू r है। तो मैंने इसमें रेंज निकालने के लिए y जीरो कर दिया। when y equals to 0 देन यहां पे ये टर्म तो जीरो हो गया, इन दोनों में से x कॉमन लिया, a माइनस बी एक्स इक्वल्स टू जीरो। यहां से आप देखो x की दो वैल्यूज मिली, एक तो आपको ये वाली x की वैल्यू इससे इक्वेट करा के जीरो मिल गई, दूसरी x की वैल्यू आपको मिल रही है a बाई बी। आप देख लो कि दो वैल्यूज थी आपके पास x की, कौन कौन सी दो वैल्यू थी, एक x की वैल्यू जीरो थी, वो ये वाली हो गई, और दूसरी x की वैल्यू ये थी जो रेंज हो गई, तो रेंज मिल गया आपको। ठीक है, दिस इज रेंज। अब मेरे को रेंज निकालना भी आ गया, tan थीटा भी निकालना आ गया। अब मुझे कहता है मैक्सिमम हाइट निकाल दो, तो नो प्रॉब्लम, आपने मैक्सिमम हाइट और रेंज के बीच का रिलेशनशिप पढ़ा था, r अपॉन h इक्वल्स टू 1/4, ये सॉरी जो भी आपने निकाला था, ठीक है ना, एक फॉर्मूला भी निकाला ना r और h का, उसमें अब आपको tan थीटा की वैल्यू पता है, रेंज की वैल्यू पता है आपको, h निकालना है, h निकाल लो वहां से।